चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि हमें एटॉमिक मास और एएमयू के बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं जेई और नीट के अंदर। लास्ट टू लास्ट ईयर जेई में 4 मार्क का क्वेश्चन था और इनफैक्ट 2 से 3 साल पहले नीट के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और वो फॉर्मूला कैसे आया वो कॉन्सेप्ट से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले का रट्टा आप मारोगे कैसे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कॉन्सेप्ट को समझो। देखिए, पुराने जमाने में क्या था? पुराने जमाने में जब ये केमिस्ट्री परवान चढ़ रही थी, केमिस्ट्री के ज्यादातर एटम डिस्कवर किए जा रहे थे, तब ये भी प्रॉब्लम था कि एटम का मास कैसे निकाला जाए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ रही थी। तो पुराने जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी तो थी नहीं। आजकल तो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गया जिससे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था ना, रिलेटिव मास निकाला जाता था। किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में बाकी एटम का मास निकाला जाता था और जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता था उसको माना जाता था। जैसे कि पुराने जमाने में हाइड्रोजन को माना गया, हाइड्रोजन के मास को 1 मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में बाकी एटम को निकाला गया, लेकिन वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। आप भी क्या करते हो? हम लोग भी तो मास की कैलकुलेशन रिलेटिव भी तो करते हैं। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आपका मास कितना है, तो आप क्या कहोगे? 70 kg, 60 kg। लेकिन कहां से आया? आपका मास रिलेटिव मास है। किसी भी चीज इस पूरी अर्थ में एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज की कैलकुलेट नहीं की जा सकती। एब्सोल्यूट मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं, रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हो। अगर आप बाजार में जाते हो, बोलते हो कि भैया 1 किलो सेब दे दो, वो क्या करेगा? रिलेटिव मास कैलकुलेट करके देता है। वो क्या करता है? एक तरफ 1 किलो का बाट रखता है, फिर उसके बाद 1 किलो सेब को तोल के देता है, तो वो रिलेटिव मास हो गया। इस चीज को समझो। और आपको क्या पता कि वो जो 1 किलो का बाट है वो 1 kg का ही है। एक्चुअल में लंदन की, ऐसे कहते हैं कि लंदन की लेबोरेटरी के अंदर हमने प्लेटिनम इरिडियम का एक बाट रखा है जिसको हमने 1 kg का माना। उसके बाद उसके बराबर के सारे आयरन के बाट, लोहे के बाट हमने पूरी दुनिया में बांट दिए और माना गया कि ये 1 kg होता है। ठीक है, या स्प्रेड आउट हो गए, उसको माना गया कि 1 kg है, वो भी हमने माना। तो वो भी तो रिलेटिव हो गया ना, एब्सोल्यूट थोड़ी हुआ। तो ऐसे ही पुराने टाइम में क्या हुआ कि ये केमिस्ट लोग चाहते थे कि कोई एक एटम चुना जाए, उसके रिस्पेक्ट में बाकी एटम का रिलेटिव मास निकाला जाए। अब वो एटम कौन होगा जिसको चुनने का मतलब इस पूरे एटम में एक एटम को कैप्टन बनाना और उसके रिस्पेक्ट में बाकी एटम का मास कैलकुलेट करना। यही कर रहे हो। अब मैं इसको आइडिया देता हूं कि कैप्टन किसको चुना गया, यह सवाल भी पता होना चाहिए। अब इसको जोड़ो अपनी क्लास के अंदर। जिस क्लास में आप पढ़ने जाते हो, अगर उस क्लास का किसी को कैप्टन चुनना हो या मॉनिटर चुनना हो, तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे? सबसे पहला आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि आपकी क्लास का मॉनिटर, जो भी टीचर होगा जो चुनेगा, आपकी क्लास का मॉनिटर, उसकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। पता लगे वो खुद ही महीने में 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, तो उसको कैप्टन बनाओगे, मॉनिटर बनाओगे? नहीं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको आप कैप्टन बनाओगे? अटेंडेंस। यहां पर क्या होगी? अटेंडेंस की जगह आप लिखोगे अबेंडेंस। ठीक है, मैं स्पेलिंग कर रहा हूं अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। नेचर में एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अबेंडेंस, आप बोलते हैं वहां पे अटेंडेंस, यहां पर अबेंडेंस। सबको समझ में आ गया? अबेंडेंस का मतलब नेचर में किस परसेंटेज में वो पाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया अबेंडेंस। उस एटम का अबेंडेंस अच्छा होना चाहिए नेचर के अंदर जिसको आप कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा क्राइटेरिया, फिर से आ जाओ क्लास में। क्या आप ऐसे बच्चे को कैप्टन बनाओगे जो कि बहुत ही शांत है, जो इतना शांत है जो खुद ही नहीं बोलता, तो क्या वो क्लास को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या हुआ? आ जाओ एटम की दुनिया में। क्या ऐसे एटम को आप कैप्टन बनाओगे जो रिएक्टिविटी जिसकी बहुत ही कम है, ना के बराबर, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन? इनको कैप्टन बनाने का मतलब क्या है? ये तो लीस्ट रिएक्टिव है। समझ में आ गया? इसका मतलब यहां पर जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया रहेगा, उसकी लीस्ट रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लीस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अबेंडेंस अच्छा होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो सेकंड क्राइटेरिया रखा गया कि भैया वो लीस्ट रिएक्टिव ना हो। ऐसा टर्म लेने की जरूरत नहीं है जो खुद ही किसी से रिएक्ट ही ना करे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा? क्या आप अपनी क्लास का मॉनिटर क्या उस बच्चे को बनाओगे जो मोस्ट रिएक्टिव है, सारा दिन ही शरारतें करता रहता है? तो जो खुद ही सारा दिन शरारतें करता रहता है, क्या वो क्लास को मॉनिटर कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब आपका एटम भी मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस, इनको नहीं बनाया जा सकता। ऑक्सीजन, इसको नहीं बनाया जा सकता। तो फाइनली मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझो, ना तो लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, ना ही मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अबेंडेंस अच्छा होना चाहिए,
लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ये तीसरा क्राइटेरिया हमने पकड़ लिया। इस वे से आप कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। समझ में आता है? और बहुत आसानी से देखिए, नॉर्मल वे से मैं समझा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझा रहा हूं। अगर आप नॉर्मली पढ़ते तो नहीं समझ पाते, लेकिन इस वे से जो मैं आपको करा रहा हूं, उस वे से आप आसानी से समझ पाओगे कि हमने अगर जिसको कैप्टन चुना तो क्यों चुना। उस कैप्टन का नाम भी बताऊंगा, सबको समझ में आता है। और वो एक्चुअली है कौन? कैप्टन किससे शुरू होता है? सी से शुरू होता है, और एक्चुअली कार्बन को ही कैप्टन बना दिया गया। तो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, 3 तो लिखे हैं, चौथा कारण। क्या आप अपनी क्लास का मॉनिटर ऐसे बच्चे को बनाओगे जिसके 3-4 भाई बहन उसी क्लास में पढ़ते हो? नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि जब वो मॉनिटरिंग कर रहा होगा तो वो पार्शियलिटी करेगा, क्योंकि उसके भाई बहन को तो वो कुछ कह नहीं पाएगा। इसका मतलब उसको कैप्टन बनाने का सेंस नहीं है जिसके भाई बहन हो। तो इसका मतलब उस एटम को भी कैप्टन बनाने का सेंस नहीं है जिसके आइसोटोप्स बहुत ज्यादा हो। तो इसका मतलब हमको क्या कोशिश करनी है कि आइसोटोप्स कम से कम हो। आइसोटोप्स का मतलब यही होता है ब्रदर सिस्टर, भाई बहन। आइसोटोप का मतलब जिसके एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। तो आइसोटोप्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया सोचे गए, और इस 4 क्राइटेरिया सोचना ध्यान से। 4 क्राइटेरिया क्या है? एक तो अबेंडेंस अच्छा होना चाहिए, ना तो वो लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, ना ही वो मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, और आइसोटोप नहीं होने चाहिए। ये बात है 1961 से पहले की। और ठीक 1961 को ये सारे क्राइटेरिया सोच के कार्बन के 12 को, C12 को हमने कैप्टन चुन लिया। C12 कार्बन को कैप्टन चुना गया, और सोचा गया कि कार्बन के रिस्पेक्ट में अब हम क्या करेंगे, सारे एटम का मास निकालेंगे। इससे आसान तरीके से आप कहीं भी नहीं समझ सकते हो कार्बन C12 को हमने कैप्टन क्यों चुना। एटम तो बहुत सारे थे, C12 को क्यों चुना? क्यों? क्योंकि उसकी अबेंडेंस अच्छी है, 5वें नंबर पर आता है अबेंडेंस के केस में। ना तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा नहीं है कार्बन को खुला छोड़ दोगे तो रिएक्शन करने लग जाएगा, नहीं। ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, थोड़ी एनर्जी दोगे तो वो आग पकड़ लेता है। समझ में आ गया? थोड़ा एनर्जी मैच बॉक्स लगाओगे, थोड़ी एनर्जी दोगे, थोड़ा सा पेट्रोल छिड़कोगे तो ये आग पकड़ लेता है। ना तो लीस्ट रिएक्टिव है, ना ही मोस्ट रिएक्टिव है। आइसोटोप्स जब इसकी बात कर रहे थे तो आइसोटोप अवेलेबल नहीं थे। आज भी इसके 3 आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा 2 और हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो इसका मतलब हमने कैप्टन चुना C12 को। और ये बात पता होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है कि भैया C12 को कैप्टन क्यों चुना, या C12 के रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी एटम का मास क्यों निकालते हैं। तो उसके 4 रीजन है। पहली बात तो अबेंडेंस अच्छी है, ना ही ये लीस्ट रिएक्टिव है, ना ही ये मोस्ट रिएक्टिव है, और उसके आइसोटोप्स ना के बराबर हैं। जो है उसकी नेचर में अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। हालांकि कार्बन के 2 और होते हैं, C12, C13, C14, लेकिन आपको बता देता हूं C12 99% अराउंड है, C13 1% भी नहीं है, और C14 तो उससे भी कम, मतलब ना के बराबर। तो आप ये सोचिए, इसका मतलब हमने शिप के कैप्टन को अच्छे से चुन लिया। अब चुन लिया, चुनने के बाद क्या? चुनने के बाद अब हमने क्या किया? देखिए, बड़ा मजेदार काम किया उन लोगों ने। उन्होंने पूरा दिमाग लगाया और ऐसा बोला कि अब से हम लोग किसी भी एटम के मास को, जैसे कि हमारा मास किस में मेजर किया जाता है, ग्राम या फिर केजी में, किसी भी एटम के मास को उन्होंने कहा कि मास ऑफ एनी एटम इज कैलकुलेटेड, मास ऑफ एनी एटम, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इज कैलकुलेटेड इन AMU। इसको हम लोग AMU में मेजर करेंगे। उस टाइम पे ऐसा बोला गया। आज तो उसको भी चेंज करके U कर दिया गया, ठीक है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। उस टाइम पे AMU बोला गया, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। अब जरा समझिएगा कि हम लोगों के मास की कैलकुलेशन होती है ग्राम और केजी में, लेकिन एटम के मास की कैलकुलेशन होती है AMU में। अब जरा डिफाइन तो करो। जैसे हमें तो पता था कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, पर इनको तो पता हो कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं। आता है समझ में? ये डिफाइन करने के लिए तो हम लोगों ने C12 को कैप्टन बनाया। अब जरा समझिए, उन्होंने पहला डिफाइन इसको किया कि भैया किसी भी एटम के मास को AMU में कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल सामने खड़ा हो गया कि 1 AMU में ग्राम कितने होंगे, तभी मालूम पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर आपकी परफेक्ट डेफिनेशन चालू हो जाती है। दैट C12 को कैप्टन बनाया तो उसी के रिस्पेक्ट में लिखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। द मास ऑफ C12 एटम। C12 का मतलब क्या है? कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 होता है। मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल टू 12 AMU। बहुत इंपॉर्टेंट है, C12 के एटम का जितना मास होगा उसको एग्जैक्टली 12 AMU मान लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। C12 इसका मास नंबर है। कार्बन का आप एटॉमिक मास कितना लेते हो? 12 ग्राम पर मोल। वो C12 इसका मास नंबर ही लिखा हुआ है।
एग्जैक्टली उसको 12 एएमयू मान लिया गया। तो आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए कि 1 एएमयू के बराबर क्या हुआ? 12 एएमयू C12 के मास है, समझ में आ गया? 12 एएमयू किसके बराबर है? C12 एटम के मास के बराबर। तो 1 एएमयू किसके बराबर हुआ? दैट इज मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाई 12। ये देखिए 1 एएमयू का मैंने यहां पर पहला फॉर्मूला लिख दिया, ध्यान से चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं। मास ऑफ C12 एटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 एएमयू। नाउ व्हाट अबाउट 1 एएमयू? दैट इज मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। सबको समझ में आ गया? अब मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा, पर उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए, यहां से इसको ध्यान से लिखिए कि ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, और एग्जैक्टली इसको मॉनिटर बनाने के बाद एएमयू यूनिट डिसाइड करी गई, और फाइनली हमने ये माना है। किन्होंने माना? जो साइंटिस्ट लोग थे। समझ में आ गया कि मास ऑफ C12 एटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 एएमयू, और उसके बाद 1 एएमयू को डिफाइन किया गया, दैट इज मास ऑफ C12 एटम डिवाइड बाय 12। अब इसको इलेबोरेट करूंगा, उससे पहले स्क्रीनशॉट लो, उसको आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलिए गाइस, अब अच्छे तरीके से एएमयू को डिफाइन कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और वो क्या था उसको चेक करिएगा। दैट 1 एएमयू, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ C12 एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला तो ये था ही। अब सवाल ये है कि C12 एटम का मास कितना होता है? या तो उसको एक्सपेरिमेंटली पता करो, हालांकि मुझे पता है कितना होता है, लेकिन मजे की बात, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जरा ध्यान से उसको समझिएगा। अभी हमें क्या चाहिए? C12 एटम का मास चाहिए, उसको अगर हम 12 से भाग दे दे तो 1 एएमयू में कितने ग्राम होते हैं हमें मालूम पड़ जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो देखिए अब जरा ध्यान से, अब एक बात बताइए, कार्बन की बात करो तो कार्बन का एटॉमिक मास बताइए सब लोग। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये तो आप पढ़े हो ना, छोटी सी चीजें हैं, मैं आपको रिलेटिवली बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आप कितना लेके चलते हो? 12 ग्राम पर मोल। याद है? यूनिट भी लिख रहा हूं साथ में, ध्यान से चेक कर लेना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना लेके चलते हो? वो लेके चलते हो 12 ग्राम पर मोल, जिसमें तो आप कैलकुलेशन कर चुके हो बहुत सारी, इसके से रिलेटेड कर चुके हो ना। अब देखिए ये क्या है, 12 ग्राम पर मोल। 1 मोल कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम का मास है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? मतलब ये एटॉमिक मास कितने कार्बन एटम के लिए है, जरा सोचो। ये एवोगैड्रो नंबर के लिए, जरा सोचना। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, उसका मास आपने बताया है 12 ग्राम। सही है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। ये कितने का है? 1 मोल का है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, उसका 12 ग्राम होता है। सही है? तो मुझे तो 1 एटम का चाहिए ना। 1 एटम का मास बताओ। 1 एटम कार्बन का मास कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यही हुआ। मुझे 1 एटम का मास ही तो यहां रखना है, मास ऑफ C12 एटम। 1 एटम का मास रखना है यहां पे, जबकि ये 1 मोल का मास है। इसकी यूनिट पे गौर करो, बहुत आसान है, जरा ध्यान से समझो कि इसके ये तो 1 मोल एटम लिए हैं कार्बन के, उसका मास 12 ग्राम है। मुझे तो 1 एटम का चाहिए था। 1 एटम का मास कितना निकल के आएगा? 12 डिवाइड बाय दिस नंबर। और इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो 12 बाई Na आया कि नहीं आया? आ गया। अब आप देखो, आपको 1 एटम कार्बन का मास मिल गया 12 बाई Na, उसको रख दो उसके अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा जरा चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम का मास रखना है, 1 एटम का मास कितना होगा? नीचे रखा है, दैट इज 12 बाई Na इंटू, यहां नीचे क्या लिखा है? 12। मजे की बात, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1 बाई Na इज इक्वल्स टू 1 AMU। अब देखिए, सो फाइनली आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया, दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई Na। आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई Na ग्राम। ये ग्राम में आ रहा है, दोबारा समझा देता हूं क्या गणित है। 1 AMU किसके बराबर माना गया? मास ऑफ C12 एटम। जो C12 का एटम होगा उसका जो भी मास होगा उसको 12 से भाग दे दोगे तो 1 AMU आ जाएगा। अब हमें निकालना था कि भैया कार्बन 12 का एटम का मास कितना होता है,
तो हमें मालूम है कि 1 मोल कार्बन का मास 12 होता है, ये तो 1 मोल का है, हमें 1 एटम का चाहिए। 1 मोल में एटम कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, कार्बन का मास है 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना हो गया? 12 बाई दिस नंबर, एंड दिस नंबर इज व्हाट? Na। तो मैंने वो रख दिया। तो 1 AMU 1/Na के बराबर भी होता है। अब 1/Na की वैल्यू रख दो। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। सो यहां से आप जब इसको डिवाइड करोगे, आप खुद से दिमाग लगाओ कि यहां पर ये जो 23 ऊपर जाके -23 हो जाएगा। 1/6.022 ये पॉइंट में आएगा, एक से छोटा होगा। तो एक्चुअल में जब इसको एक पावर और घटा दोगे तो 10⁻24 लिख दूं यहां पे। मतलब ऐसा किया मैंने, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। तो यहां पर 10 बाई, अब क्या निकला? 10/6.022 इंटू 10⁻, यहां पर कितना है? -24, क्योंकि यहां पर 23 लिखा और एक पावर ये हो गई, तो ये कितना हो गया? 24 ऊपर जाके -24 हो गया। अब 10 को जब आप 6.022 से डिवाइड करोगे तो 1 AMU कितना निकल के आएगा? सवाल पूछा गया है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये लीजिए, फाइनली ये आंसर हुआ इसका। मैं दोबारा समझा देता हूं मैंने क्या किया, जिसको अगर समझ में नहीं आया हो। एक को इस नंबर से भाग देना था, मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10⁻23 और ये 1 कितना हो गया? 10⁻24, ऊपर जाके -24 हो गया। अब 10 को सिर्फ 6.022 से भाग देना था, बाकी तो मेरा सोल्ड ही था, और ये आ रहा है 1.66 इंटू 10⁻24। ये सवाल भी बहुत पूछा गया कि 1 AMU में ग्राम कितने होते हैं, समझ में आ गया। अब अगर आपको 1 AMU में ग्राम पता है, जिसको हम लोग क्या यूं नहीं लिख सकते? जरा चेक करना, 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं, यानी कि 1.66 इंटू -10⁻24 ग्राम पर AMU। ये तो हमें मालूम पड़ गया, सबको समझ में आया। सो हमें यहां पर ये रेफरेंस हमें पता है कि 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। क्लियर हो गया? वही रेफरेंस है। तो अब आप क्या कर सकते हो? किसी का भी AMU निकाल सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। क्या बनाओगे? अगर आप किसी भी एटम का AMU में मास निकालना चाहते हो तो AMU इज इक्वल टू वट एवर बी द मास ऑफ एटम। ठीक है, मास ऑफ एटम, उसको किससे डिवाइड करोगे? आपके रेफरेंस से। यही है, आसान है ना। ये काम हमने पहले भी किया है मोल के केस में। AMU का फॉर्मूला क्या निकल गया? मास ऑफ वट एवर, जिसका आप एटम का मास निकालना चाहते हो AMU के अंदर, उसका रियल मास ले लो, मास ऑफ एटम इन ग्राम ले लिया, रियल मास डिवाइडेड बाय क्या करोगे? रेफरेंस है। व्हाट इज योर रेफरेंस? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। अब देखिए कितना आसान है। क्लियर हो गया? सो ग्राम से ग्राम कैंसिल, AMU में आंसर आ जाएगा। ये AMU निकालने का तरीका हो गया। ये ऐसा ही है कि जैसे कि आपको पता रहता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? 1000 ग्राम पर kg। तो आप kg कैसे निकालते हो? वट एवर इज द मास डिवाइड बाय योर रेफरेंस। व्हाट इज योर रेफरेंस? 1000 ग्राम पर kg। ऐसे ही 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं, तो AMU निकालने का तरीका क्या हो गया? वट एवर बी द मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइड बाय योर रेफरेंस। व्हाट इज योर रेफरेंस? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। ऐसे करके आप AMU का फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहां पर फटाफट से आप इसका क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक आध कोई क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। लेकिन फॉर्मूले कौन से जो ध्यान में रखने हैं? पहला फॉर्मूला तो ये है कि भाई 1 AMU का फॉर्मूला होता है मास ऑफ C12 एटम डिवाइड बाय 12। ये एक एटम के मास को माना गया। यहां पर ये एक एटम का मास नहीं है, ये 1 मोल एटम का मास है। पूरी चीज ध्यान से देखा करो, बच्चे ध्यान ही देते। एटॉमिक मास जो आप लिखते हो ना 12, आगे यूनिट देखा करो, ग्राम पर मोल है, यानी कि 1 मोल एटम का मास है 12। अब 1 मोल में कितने एटम होते हैं? इतने। हमें तो एक ही एटम चाहिए था, उससे मैंने 12 को इससे डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसी को इस्तेमाल किया, उसके अंदर सीधे 12 से डिवाइड करा, फाइनली 1 AMU 1/Na के बराबर आया। और उसके बाद Na की वैल्यू रख दी, और उसके बाद 1 AMU कितना आया? 1.66 × 10⁻24 ये पूछा जाता है। उसके बाद AMU का फॉर्मूला बना लिया, वट एवर इज द मास ऑफ एटम डिवाइड बाय दिस। आप AMU में आंसर निकाल सकते हो किसी भी एटम का केस में। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं, फटाफट से ले लीजिए, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो फाइनली गाइस AMU के 3 फॉर्मूले निकल के आए, उसको रिवाइज कराता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं। देखिए 1 AMU, सो 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, मास ऑफ C12 एटम। देखिए लैंग्वेज पकड़ेगा, मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाय 12, पहला तो ये। दूसरा है 1 AMU इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या आया था? 1/Na। 1 एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड 1 AMU। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल तो पूछा जा चुका है। और तीसरी जो चीज़ आपने निकाली है सीधे ग्राम में, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻
24 ग्राम, इतने ग्राम होते हैं एक एएमयू में, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो रेफरेंस हमने छोटा ही ले लिया। क्लियर होता है। फाइनली हमने एएमयू निकालने का फॉर्मूला देख लिया। व्हाटएवर बी द मास ऑफ एटम, व्हाटएवर बी द मास ऑफ एटम डिवाइड बाय रेफरेंस। एटम का मास आपको ग्राम में लेना है, उसको किससे डिवाइड करना है? रेफरेंस से। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर एएमयू। ये देखिए आगे फॉर्मूले। अब देखिए जरा ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली पता किया गया कि हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन एटम का मास, हाइड्रोजन एटम का मास एक्सपेरिमेंटली पता किया गया कि कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये लीजिए, ये एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ा कि हाइड्रोजन एटम का मास ग्राम में इतना होता है। अब आपको फाइंड आउट करना है एएमयू में। सो फाइंड आउट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एएमयू। अब आपको ये एएमयू में पता करना है, तो देखिए क्या निकालोगे। सो हाइड्रोजन एटम का एएमयू में मास निकालना है, तो व्हाटएवर बी द मास डिवाइड बाय योर रेफरेंस, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो कितना हो? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो उसका रियल, हाइड्रोजन एटम का रियल मास है, उसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर एएमयू में डिवाइड कर दिया। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 10⁻⁻24 से -24 कैंसिल हो गया। तो हाइड्रोजन का एएमयू में जो मास निकल के आया, जरा सोचिए कि ये सब तो कट गया, एएमयू में मास आएगा 1.67 को 1.66 से डिवाइड किया तो आएगा 1.0078। यही आप पढ़ते हो, और एक्चुअल में 1.0078 एएमयू का मास है, ग्राम में नहीं है वो। आया समझ में? सो 1.0078 आप जो हाइड्रोजन का मास जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हो, वह एक्चुअली उसका एएमयू का मास है। और आजकल एएमयू की जगह यू का इस्तेमाल होता है, यानी कि आप हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो यू में 1.0078 यू भी लिख सकते हो। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, लिख लो, दिस इज यूनिफाइड मास। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फॉर्मूले सारे मैंने आपके सामने लिख दिए, एक क्वेश्चन भी करा के बता दिया कि कैसे होगा। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो आज के लिए इतना बहुत है। ये एएमयू और एटॉमिक मास का रेफरेंस था कि क्या मतलब होता है एएमयू का, एटॉमिक मास का। ये 3 फॉर्मूले जिसको ध्यान में रखना है। चौथा एएमयू को निकालने के लिए 3 तो 1 एएमयू के बराबर का बताया मैंने आपको। चौथा एएमयू का सीधा फॉर्मूला बता दिया जिसको इस्तेमाल करके किसी भी एटम का एएमयू में मास निकाल सकते हो। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर चैप्टर का एक और टॉपिक खत्म हुआ, मोल कॉन्सेप्ट का। आगे मिलेंगे। टिल देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क गिवन है, वो आप ध्यान से करो। और अनअकैडमी पे एक और मज़ेदार कोर्स मैंने शुरू कर दिया है, और वो चैप्टर वाइज कोर्स है, मोल कॉन्सेप्ट के। उसके अंदर क्वेश्चंस है, मैं आपको बता देता हूँ, हर एक चैप्टर के कम से कम 4 बार मैं पिछले सालों के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अनअकैडमी में जाके चेक करना। सो आप ज़रूर करो। उसके साथ साथ आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू डोनेट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप सक्षम हो तो पेटीएम के थ्रू किया गया आपका छोटा सा डोनेशन हमें बहुत मदद करेगा। सो डू इट। आप चाहें तो अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आप सक्षम है तो करिए। उसके अलावा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।